दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण की विधियां, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने के क्रम में हम परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रेखांकित करते चलेंगे ताकि आप उन पर विशेष फोकस कर सकें और अच्छे से तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण और शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत शिक्षण की विधियां, मूल्यांकन और उनको प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। सबसे पहले आइए जानते हैं शिक्षण की विधियां यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। दोस्तों आप जान लीजिए कि किसी भी अधिगम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी ये है कि उस क्षेत्र में कौशल और दक्षताएं यानी स्किल एंड एबिलिटीज विकसित की जाएं। शिक्षण विधियां ऐसे साधन हैं जिनके प्रयोग से छात्र पाठों में रुचि लेने लगते हैं, पाठ्य सामग्री उन्हें अधिक स्पष्ट होने लगती है और वे सरलता और सुगमता से विषय वस्तु को हृदयंगम करने में समर्थ हो जाते हैं। अगर इसे हम मोटे तौर पर कहा जाए तो शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षण को रुचिपूर्ण, प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों शिक्षण विधियां जो हैं ये मोटे तौर पर देखा जाए तो शिक्षण को रुचिपूर्ण, प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। शिक्षण की जो विधियां हैं उनको हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स के जो प्रकार हैं उनमें आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विचार विमर्श विधि, परियोजना विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, विवरण विधि, उदाहरण विधि, व्याख्या विधि, इसके साथ ही साथ दोस्तों प्रश्न प्रेक्षा तथा प्रत्युत्तर विधि, अनुकरण विधि, बहुमाध्यम आधारित विधि, अभिक्रमित अध्ययन विधि, टोली शिक्षण विधि और निरीक्षित अध्ययन विधि हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की शिक्षण विधियां हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि आगमन विधि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसके अलावा आगे हम निगमन, आगमन निगमन, प्रदर्शन, प्रयोगशाला, विचार विमर्श, इन सभी विधियों के बारे में जो शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। दोस्तों शिक्षण की जो इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि है इसमें शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है और विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण करके अपनी सूझबूझ के द्वारा सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। और आप जान लीजिए दोस्तों आगमन विधि के प्रतिपादक जो हैं प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तु हैं। दोस्तों आगमन विधि में शिक्षक ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर के शिक्षण सूत्रों का उपयोग करता है। तो देखिए ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगमन विधि में जो शिक्षक होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का उपयोग करता है। और आगमनात्मक विधि में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहकर अपने निरीक्षण, तर्क और विवेचन के आधार पर पहले विशिष्ट उदाहरणों को संकलित करते हैं, फिर उनमें समानता देखकर किन्हीं सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। दोस्तों शिक्षक का तो उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना अर्थात विशिष्ट के संकलन में तथा समानता की खोज में सहायता करना मात्र रह जाता है। और आगमन विधि से शिक्षण करते समय शिक्षार्थियों की पाठ में पर्याप्त रुचि बनी रहती है, वे स्वयं ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से तल्लीन रहते हैं और ये आगमन विधि का बहुत बड़ा लाभ है। दोस्तों आगमन विधि से शिक्षण करने पर शिक्षण कार्य तीव्र गति से अग्रसर होता है। इस विधि में मंद बुद्धि बालक कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं और विद्यार्थियों के द्वारा उदाहरणों से सामान्य नियम तक पहुंचने में कुछ अधिक समय लेने के कारण शीघ्रता से पढ़ाने वाले शिक्षक इस विधि का समुचित ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं।
और आगमन विधि का प्रयोग विज्ञान, गणित, प्रबंधन, मनोविज्ञान, भूगोल, समाज विज्ञान और भाषा जैसे विषयों के शिक्षण में बहुतायत से किया जाता है। आगमन विधि जो शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, उसके बाद आइए डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, निगमन विधि के द्वारा शिक्षण करते समय सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर अग्रसारित हुआ जाता है। शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, इसके बाद उदाहरणों द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है और विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। और आप जान लीजिए, जो डिडक्टिव मेथड है, इसके प्रतिपादक प्लेटो हैं। दोस्तों, निगमन विधि में सबसे पहले नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके बाद उस नियम या सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों में प्रयुक्त करके समस्या का समाधान किया जाता है। निगमन विधि के अनुसार शिक्षण करने पर विद्यार्थी नियमों का अन्वेषण नहीं करता, परिणामतः वह शिक्षण अधिगम में क्रियाशील नहीं रहता है। उसकी रुचि शिक्षण अधिगम में विकसित नहीं हो पाती और वो अर्जित ज्ञान को अधिक दिनों तक स्मरण नहीं रख पाता। निगमन विधि औसत और औसत से निम्न विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। जहाँ पे आगमन विधि या आगमनात्मक विधि सामान्य दर्जे या औसत या मंद बुद्धि के बालकों के लिए अच्छी नहीं होती है, वहीं पर निगमन विधि औसत और औसत से नीचे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। दोस्तों, निगमन विधि का उपयोग प्रायः गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान, भूगोल और व्याकरण के शिक्षण में किया जाता है। अगला है दोस्तों इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यानी आगमन निगमन विधि। और ये एक संयुक्त विधि है जिसमें पहले आगमन विधि के अनुसार विभिन्न विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है और इसके बाद इस निष्कर्ष को विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। और इन दोनों विधियों के सम्मिलित रूप का प्रयोग करने पर शिक्षार्थी अन्वेषक के रूप में पहले सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और फिर वह उसकी सहायता से विशिष्ट निष्कर्षों का उपयोग करना भी सीखता है। दोस्तों, आगमन निगमन विधि के बाद आइए देखते हैं प्रदर्शन विधि या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। किसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में भी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है या किसी वस्तु या यंत्र की कार्यप्रणाली या किसी सिद्धांत की यथार्थता की पुष्टि करनी होती है, तब प्रायः इस विधि का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलोकन करना, रुचि और उत्सुकता में वृद्धि करना और निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना इस विधि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। दोस्तों, इसमें यानी प्रदर्शनात्मक विधि में विद्यार्थी का मात्र दर्शक के रूप में उपस्थित रहना, शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना, सभी विद्यार्थियों के निरीक्षण के समान अवसर न मिल पाना इस विधि की प्रमुख कमियां या सीमाएं हैं। दोस्तों, प्रदर्शनात्मक विधि के बाद आइए देखते हैं प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में दोस्तों विद्यार्थियों को प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देश में स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रयोगशाला विधि विज्ञान और गृह विज्ञान जैसे विषयों की अत्यंत प्रभावशाली विधि है। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है और निष्कर्ष प्रदान करता है। विद्यार्थियों में यंत्रों और उपकरणों के प्रयोग संबंधी कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता को बनाए रखना, छात्रों में वैयक्तिक गुणों का विकास करना, अनुभव जनित अस्थायी ज्ञान प्रदान करना और अधिगम के अंतरण को बढ़ावा देना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। दोस्तों, प्रयोगशाला विधि का अत्यधिक खर्चीला होना, कुछ ही प्रयोगों में सीमित उपयोग कर पाना, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करते समय जोखिम की संभावना होना और अधिक विद्यार्थी होने पर इसका अव्यवहारिक होना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। वस्तुतः विज्ञान, गृह विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग करना बाध्यकारी होता है। दोस्तों, इसके बाद प्रयोगशाला विधि के बाद आइए डिस्कशन मेथड या विचार विमर्श पद्धति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो शिक्षण की विचार विमर्श विधि है, ये शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। ली यानी था के अनुसार वार्तालाप शैक्षिक सामूहिक क्रिया है। इसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं और विचार विमर्श विधि के अंतर्गत विचार गोष्ठी, कार्यगोष्ठी, पैनल चर्चा और परिचर्चा विधि जैसी विधियों या उपविधियों को रखा जा सकता है।
और विचार विमर्श विधि विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की तुलना में अधिगम को अधिक महत्व देती है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावोत्पादक हो जाता है। समूह में उत्साह व स्फूर्ति आती है और छात्रगण अधिगम के लिए स्वतः उत्प्रेरित होते हैं और अनुशासनहीनता की समस्या का स्वाभाविक रूप से उन्मूलन हो जाता है। और दोस्तों, इस विधि में आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस विधि में वर्ग के सदस्य सामूहिक रूप से किसी रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं और विचार विमर्श विधि नेतृत्व का प्रशिक्षण देने के लिए, परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, आत्माभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। दोस्तों, डिस्कशन विधि या विचार विमर्श को प्रारंभ करने, प्रोत्साहित करने और सही दिशा देने के लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस विधि में भौतिक संसाधनों, विशेषकर विचार विमर्श के लिए उपयुक्त कक्षों और पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों की विशेष ज़रूरत होती है, परंतु प्रायः विद्यालयों में इन संसाधनों का अभाव रहता है। अब आइए प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, परियोजना या प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना वह क्रिया है जिसमें संपूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यहीं से बन गया कि प्रोजेक्ट मेथड जो शिक्षण का है उसके प्रतिपादक किलपैट्रिक है। परियोजना समस्यापरक और उद्देश्यपरक क्रिया है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना या प्रोजेक्ट किसी क्रियाकलाप को योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार से संपादित करना है कि विद्यार्थीगण उस क्रियाकलाप को और उससे संबंधित बातों को सीख लें। दोस्तों, ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करने, छात्रों में वैयक्तिक गुणों का विकास करने, अनुशासनहीनता को समाप्त करने, अधिगम शिक्षण को प्रोत्साहित करने, जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयारी करने की दृष्टि से परियोजना विधि अत्यंत उपयोगी रहती है। प्रायोजना विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है, इससे समय सारणी की अवहेलना हो सकती है। इसमें अधिक उत्साही शिक्षकों की आवश्यकता होती है और इसके लिए अधिक संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिनको कि प्रायोजना विधि की सीमाएं भी कहा जा सकता है। अगला है दोस्तों एक्सकर्सन मेथड यानी भ्रमण विधि। दोस्तों, टीचिंग या शिक्षण की भ्रमण विधि शिक्षार्थियों के प्रत्यक्ष, मूर्त और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान न केवल अस्थायी होता है, वरन कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और देखिए, भ्रमण से तात्पर्य शैक्षणिक प्रवृत्ति के उस आयोजन से होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी विद्यालयी परिस्थितियों के बाहर जाकर प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन और निरीक्षण करके पाठ्यक्रम के किसी महत्वपूर्ण अंश का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। भ्रमण विधि को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, शिक्षा, इतिहास, वाणिज्य प्रबंधन, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, भ्रमण विधि के बाद एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में जानते हैं, जिसको कि समस्या समाधान विधि कहते हैं। दोस्तों, समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से है और इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रशिक्षण देता है। समस्याओं पर केंद्रित होना, क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना करके विचार पक्ष पर जोर देना और अधिक समय और श्रमसाध्य होना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। अगला है विवरण विधि या नरेशन मेथड। तो दोस्तों, विवरण देना सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए आवश्यक युक्ति है और विवरण को कथन, शिक्षक स्वकथन भी कहा जाता है। विवरण या नरेशन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के मस्तिष्क में उसका एक मानसिक चित्र बनाना, जिसे छात्र विषय वस्तु को पूर्णता के साथ समझ सकें। आप जान लीजिए दोस्तों, प्रस्तावना के पश्चात पाठ को विकसित करते हुए पाठ से संबंधित विभिन्न स्थलों पर विशेष प्रकाश डालने के लिए विवरण विधि का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी पाठ की प्रस्तावना और अंत को रोचक बनाने के लिए भी अन्य विधियों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और ये प्रविधि यानी जो विवरण विधि है, गणित और विज्ञान के लिए बहुत कम, लेकिन सामाजिक विषय जैसे
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के विषयों में बहुत ही उपयोगी है। अगला देखते हैं दोस्तों, इलस्ट्रेशन मेथड यानी उदाहरण विधि। तो शिक्षण की इस विधि में उदाहरणों का प्रयोग छात्रों की विचार शक्ति और कल्पना को जागृत करके मानसिक विकास में वृद्धि के लिए किया जाता है। उदाहरण वास्तव में वह सामग्री है जो पाठ्यपुस्तक को रोचक, बोधगम्य और स्पष्ट करने में सहायक होती है। शिक्षक खोज खोज कर वांछित उदाहरण और दृष्टांत छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करके विषय सामग्री को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरणों से प्रयास से अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट, कठिन और जटिल विषयों को मूर्त, सुगम और आसान बनाया जाता है, जिससे छात्रों के मस्तिष्क पर ज्ञान की अभीष्ट छाप पड़ जाती है। दोस्तों, अच्छे और उत्तम कोटि के उदाहरण दुरूह कथन को सजीव, सरल और ग्राह्य बनाकर विषय की क्लिष्टता को कम करने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा छात्र जो हैं कठिन विषय को आसानी से समझ सकते हैं। शिक्षण के सटीक उदाहरण और दृष्टांत देना एक कला है, जिसमें शिक्षक को पारंगत होना आवश्यक है। उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है और छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, इस प्रविधि के प्रयोग से छात्रों की जिज्ञासा का समाधान होता है। वे विषय के सार तक सरलता से पहुंच जाते हैं और ज्ञान के प्रति रुचि में वृद्धि होती है। उदाहरण विधि में शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के सटीक उदाहरण और सामग्री को उदाहरण, दृष्टांत के माध्यम से सरलता से समझ जाते हैं और स्वयं भी नए नए उदाहरण और दृष्टांत देने की कला में दक्ष होने लगते हैं। देखिए, उदाहरण अगर जो देखा जाए तो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, विजुअल यानी दृश्यात्मक उदाहरण और वर्बल यानी शाब्दिक उदाहरण। दृश्यात्मक उदाहरणों में प्रदर्शनात्मक उदाहरण जैसे ऑब्जेक्टिव इलिस्ट्रेशन, देखिए, वस्तुरूप उदाहरण कहा जाता है। इन उदाहरणों में देखने और समझने की क्रियाएं समावेशित हैं, इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग छात्रों को देखने तथा समझने के क्षेत्र में भी उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता है। दृश्यात्मक उदाहरणों के प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे शिक्षण अधिक सजीव और सरल हो जाता है। ये उदाहरण छात्रों को पाठ्य वस्तु स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कमजोर तथा मंद बुद्धि वाले छात्रों को दृश्यात्मक उदाहरणों के प्रयोग से पाठ जल्दी और सही ढंग से स्पष्ट होने लगता है और इसके अंतर्गत मॉडल, चार्ट, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, चित्र, ग्लोब आदि उपकरणों को शामिल किया जाता है। दोस्तों, शाब्दिक उदाहरणों में सुनने और समझने की क्रियाएं होती हैं, जो छात्रों को सुनने और समझने में उचित प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न एक कथन है कि सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? तो ये वाटसन का कथन है। अगला प्रश्न है सीखने की क्रिया का सबसे प्रबल कारक क्या है? तो ये है उद्देश्य की प्रबलता। अगला प्रश्न है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद का उच्च या निम्न हो जाना क्या कहलाता है? तो ये सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिशील विद्यालयों में पिछड़े बालकों को कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं कैसे? तो ये हैं उपचारी शिक्षण विधि से। हम पढ़ रहे थे उदाहरणात्मक विधि के बारे में। तो उदाहरणों का प्रयोग करके शिक्षक पाठ्य सामग्री की कठिन संकल्पनाओं, अमूर्त भावों और मुश्किल तथ्यों को समझाने के लिए ऐसे शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करता है जिससे छात्र सरलता से पाठ्य सामग्री समझने में समर्थ हो जाते हैं। शाब्दिक उदाहरणों में मौखिक उदाहरण, दृष्टांत, कहानियाँ, लोकोक्ति, नीति श्लोक, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षाओं आदि को समावेशित किया जाता है। और देखिए, शाब्दिक उदाहरणों में भाषा का प्रयोग आवश्यक है। अतः जब अच्छे शिक्षकों का भाषा पर सदैव अच्छा अधिकार रहता है, तभी वे शाब्दिक उदाहरणों का खुलकर प्रयोग कर उत्तम शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। अब आइए व्याख्या विधि यानी एक्सप्लानेशन मेथड के बारे में जानते हैं।
दोस्तों, व्याख्या विधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरलता से सरल भाषा में छात्रों को मानसिक स्तर, रुचि के अनुकूल गहराई के साथ विश्लेषण करके इस प्रकार समझाया जाता है कि विषय वस्तु उन्हें अधिक स्पष्ट, सुगम और बोधगम्य होने लगे। विषय वस्तु जितना जटिल और दुरूह होगा, उतना ही प्रभावशाली व्याख्या करने की जरूरत होगी। और व्याख्या विधि का प्रयोग सामाजिक विषयों के अधिकतर तथ्यात्मक और सूचनात्मक प्रकरणों के संदर्भ में, भाषा शिक्षण में अधिकतर कठिन शब्द, मुश्किल अंश, वाक्यों और भावों को पूर्व ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करने के लिए, गणित और विज्ञान के कठिन संप्रतियों को बोधगम्य बनाने में सरलता पूर्वक इसका प्रयोग किया जाता है। व्याख्या विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे अनेक बार शिक्षक को यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि व्याख्या विधि का प्रयोग किस सीमा तक उपयुक्त है, और इसमें व्याख्या के समय विश्लेषण पर जोर दिया जाता है, जिससे कई बार छात्र पाठ का समग्र चित्र नहीं बनाते हैं और प्रत्येक शिक्षक इस विधि का उपयोग करने के लिए सक्षम और समर्थ नहीं है। इसलिए उन्हें इस विधि का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित कुशलता और योग्यता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब आइए व्याख्या विधि के बाद अनुकरण विधि पर आते हैं, इमिटेशन मेथड। दोस्तों, शिक्षण का जो इमिटेशन मेथड या अनुकरण विधि है, इसमें शिक्षक के द्वारा छात्रों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि मानव अनुकरण या देखकर सीखने की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। विचारक हैं थॉर्नडाइक और जेपी वाटसन। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा है कि सीखने की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष या प्रत्यायुक्त अनुभवों के आधार पर न होकर प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर होती है। थॉर्नडाइक और वाटसन के प्रयोगों के प्रभाव से अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने पर कम जोर दिया जाने लगा। शिक्षक अनुकरण विधि के द्वारा छात्रों को भले ही ज्ञान व बोध सीधे सीधे न दे सकें, परंतु भावात्मक और चेष्टात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है। और आप देखिए, वर्ष 1941 में मिलर और डोलार्ड की पुस्तक सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन के परिणामस्वरूप प्रेक्षणात्मक सीखना या अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने की प्रक्रिया में पुनः रुचि जागृत हुई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की एक मल्टीमीडिया बेस्ड मेथड यानी बहुमाध्यम आधारित विधि। बहुमाध्यम आधारित विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक के द्वारा पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते समय संप्रेषण के बहुमाध्यमों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बहुमाध्यम आधारित विधि में रेडियो पर समाचार, दूर दूर स्थानों में होने वाली विभिन्न घटनाओं का वर्णन सुनने पर छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, जबकि अच्छे आदर्शमय कथानक और व्याख्यानों के सुनने पर छात्रों का नैतिक विकास होता है। कंप्यूटर की सहायता से प्रशिक्षित परीक्षणों की सहायता से छात्रों को उनकी कमजोरियों को बताकर उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान किया जाता है। वस्तुतः अब बहुमाध्यम प्रस्तुति के द्वारा पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करना साधारण बात हो गई है। दोस्तों, मल्टीमीडिया बेस्ड जो टीचिंग मेथड है, उसके द्वारा हमारे राष्ट्र में दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इग्नू और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान एनआईओएस जैसी संस्थाओं के द्वारा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। अगला शिक्षण विधि है अभिक्रमित अध्ययन विधि यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड। दोस्तों, प्रोग्राम लर्निंग मेथड को आधुनिक और प्रगतिशील शिक्षण विधि माना जाता है और अभिक्रमित अध्ययन विधि ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। लेकिन प्रोग्राम्ड जो टीचिंग मेथड है, इसको तैयार करने में अत्यधिक श्रम, संसाधन और कौशल की ज़रूरत का होना इसकी एक बड़ी सीमा है। इस विधि को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सही उत्तर देने पर छात्र को पुनर्बलन यानी फीडबैक मिलता है, जबकि गलत उत्तर देने पर उसी अनुदेशन पद को दोहराने का दंड सहना पड़ता है। ये स्कनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है।
दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा प्रकार शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, जिसे 1954 में नॉर्मन ए क्राउडर नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसलिए इसे आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, मैथमेटिक्स अभिक्रम विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट को जाता है और मैथमेटिक्स यूनानी शब्द मैथीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। ये समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण और पुनर्निर्माण के लिए सुव्यवस्थित प्रयोग विधि है। शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है टोली शिक्षण विधि। दोस्तों, टोली शिक्षण विधि या टीम टीचिंग मेथड क्या है? तो ये एक आधुनिक विधि है शिक्षण की। इसके अनुसार 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की टोली मिलकर किसी कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था और टीम टीचिंग मेथड में सह क्रियात्मक और परस्पर सहयोगात्मक प्रकार की है, जिससे सभी शिक्षकों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण का अवसर मिलता है और उनका समव्यावसायिक विकास होता है और कक्षा नियंत्रण बनाने में सहायता मिलती है। टोली शिक्षण विधि का प्रयोग विचार विमर्श विधि के साथ संयुक्त करने पर अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब है दोस्तों निरीक्षित अध्ययन विधि यानी सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। ये क्या है? तो निरीक्षित अध्ययन विधि में विद्यार्थियों और शिक्षकों को निरीक्षण और निर्देशन में अपने अपने अध्ययन मनन में रत रहना होता है। निरीक्षित अध्ययन विधि को मोरिसन ने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। ये एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करते हैं और निरीक्षित अध्ययन विधि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यता और स्वगति के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। ये विधि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ज्ञानार्जन में स्वावलंबन और विद्यार्थियों की सक्रियता जैसे 3 महत्वपूर्ण संप्रत्तियों पर आधारित है। दोस्तों, निरीक्षित अध्ययन विधि के या सुपरवाइज्ड टीचिंग मेथड के उपयोग से शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में शब्दकोश देखने, विश्वकोश और मानचित्रावली से आवश्यक सूचना ज्ञात करने, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने, मौन वाचन करने जैसे स्व अध्ययन के विभिन्न कौशलों में निपुणता विकसित करनी चाहिए। ज्ञान अर्जन करने में स्वगति से आगे बढ़ना, क्रियाशील रहना, परीक्षा की तैयारी हो जाना व स्वावलंबी बनना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। दोस्तों, ये विधि या निरीक्षणात्मक विधि जो होती है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता और क्रियाशीलता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक एक मित्र, सहायक और पथ प्रदर्शक के रूप में छात्रों के कार्यों का निरीक्षण कर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। दोस्तों, इस विधि में छात्र और अध्यापक दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक छात्रों को किसी पूर्व निश्चित कार्य का आदेश देते हैं, छात्र उन कार्यों में लग जाते हैं, फिर शिक्षक उनके कार्यों क्रियाओं का निरीक्षण करता है। ये विधि शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। और निरीक्षित अध्ययन प्रविधि के जो रूप प्रचलित हैं उसमें देखिए कॉन्फ्रेंस प्लान यानी सम्मेलन योजना। इसके अंतर्गत समय समय पर कुछ सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्रों की विभिन्न कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया जाता है, उनका निवारण करने का प्रयास किया जाता है। और ये कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कक्षा स्तर, विद्यालय स्तर, अंतर विद्यालय स्तर, नगर तथा जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षक योजना, इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों, भ्रांत धारणाओं, कमियों और त्रुटियों आदि को दूर करने का प्रयास करते हैं। विभाजित कालांश यानी डिवाइडेड पीरियड प्लान, इसमें एक ही कालांश में 2 शिक्षक बालकों के कार्यों का निरीक्षण कर उनकी कठिनाइयों का निदान और निवारण करते हैं। डबल पीरियड प्लान में एक ही विषय के अध्ययन के लिए 2 पीरियड रखे जाते हैं। पहले कालांश में छात्रों को निश्चित विषय के बारे में बताया जाता है, फिर उसके अध्ययन करने के आदेश दिए जाते हैं और दूसरे पीरियड में शिक्षक अध्ययन करते हुए छात्रों की क्रियाओं का निरीक्षण करके कठिनाइयों के निदान के आधार पर निवारण तक पहुंचकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी तरह सामयिक योजना या पीरियोडिकल प्लान होता है। इसमें छात्रों को कुछ निश्चित कार्य करने के लिए समय निश्चित किया जाता है और छात्र उस निश्चित समय तक वह कार्य करते हैं। पूर्व निश्चित समय के पश्चात शिक्षक छात्रों की प्रगति का निरीक्षण करते हैं और इस प्रकार से आवश्यकतानुसार साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक निरीक्षण और निर्देशन का कार्य चलता है।
आइए परीक्षा दृष्टि से संबंधित या परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो ये ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग क्या नहीं है? तो शिक्षण अनुभव। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है क्या? तो अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है दोस्तों? तो ये है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो ये ज्ञान है। मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? तो आप देखिए, उद्देश्य, संसाधन और विश्लेषण। स्थितिक पत्रक क्या है? तो मुद्दों पर बल देना और स्थिति का चित्रण करना। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। आप देखिए, ज्यां प्याजे ने दोस्तों विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, तो मौलिक अनुसंधान के जो है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। शिक्षण विधियों के बारे में जान लेने के बाद आइए इसके मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन क्या है? तो शिक्षण में मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता और इसका जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन या इवैल्यूएशन है। दोस्तों, शिक्षण में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों की सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण का मूल्यांकन है। मूल्यांकन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसमें मूल्यांकन के साधन यानी उपकरण और तकनीक, शिक्षक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का अनुभव, शिक्षक का विषय वस्तु से संबंधित तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक ज्ञान, विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर, योग्यता और क्षमता, विद्यालय तथा शैक्षिक परिस्थितियां, विद्यालय प्रशासन का शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण की सहायक सामग्री का उपलब्ध होना, विद्यालय प्रशासन का मूल्यांकन के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण और शिक्षक तथा छात्र का आपसी संबंध, ये सभी मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। मूल्यांकन का महत्व क्या है दोस्तों? तो मूल्यांकन के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि शिक्षा या शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। छात्रों की वैयक्तिक या सामूहिक कमजोरियों का पता लगाना मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है और किसी युक्ति, तकनीक या शिक्षण विधि की प्रभाविता का पता भी मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। मूल्यांकन के द्वारा आप जान लीजिए छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का भी पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षा और शिक्षण की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है और मूल्यांकन के अभाव में किसी भी प्रकार का निर्देश संभव नहीं है और शिक्षा की योजना की सार्थकता अथवा शिक्षक की शिक्षण प्रभाविता का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। दोस्तों, मूल्यांकन के बाद आइए जानते हैं शिक्षण यानी टीचिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। दोस्तों, अधिकतम अधिगम की प्राप्ति के लिए शिक्षण को प्रभावी बनाना आवश्यक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कारकों का अनुपालन आवश्यक है। ये कारक हैं मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत और बौद्धिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? तो शिक्षण गतिविधि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रमुख योगदान होता है। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक इस प्रकार हैं, देखिए, मनोभाव यानी एटीट्यूड, योग्यता यानी एप्टीट्यूड, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट और देखिए अनैच्छिक व्यवहार यानी रिफ्लेक्स एक्शन और मनोग्रंथ यानी कॉम्प्लेक्सेस। तो ये मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो शिक्षण गतिविधि को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक या पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं? तो शिक्षण कार्य को जो प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं, इसमें पारिवारिक परिस्थितियां और विद्यालयी परिस्थितियां हैं। पारिवारिक परिस्थिति में माता पिता के साथ संबंध, घर की आर्थिक स्थिति, पति पत्नी संबंध आदि आते हैं और विद्यालयी परिस्थिति में शिक्षक के शिक्षार्थियों के साथ संबंध, शिक्षक के सह शिक्षकों के साथ संबंध और शिक्षक और प्रबंधक के साथ संबंध आते हैं। इसके अलावा तीसरा बौद्धिक कारक या इंटेलेक्चुअल फैक्टर है। बुद्धि का शिक्षण के स्तर पर या शिक्षण पर व्यापक प्रभाव होता है। बौद्धिक स्तर पर शिक्षण पर प्रत्यक्ष और गहरा प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक दृष्टि से प्रखर शिक्षक का शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। प्रभावी शिक्षण के लिए उपयोगी तथ्य क्या हैं? तो दोस्तों, अध्यापक
ऐसी परिस्थितियां प्रदान कर सकता है जो छात्र के चिंतन और व्यवहार में प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और खोजबीन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन कर सके। ऐसे अपसारी या फैलने वाले ऐसे मुक्त प्रश्न पूछे जाएं जिनका लक्ष्य विकल्पात्मक उत्तरों और नवीनता पर हो, न कि सही या गलत पर। इसके अलावा अत्यधिक अनुशासन, पाठ्यपुस्तकों पर भरोसा, रटने पर दबाव अथवा गलत उत्तर देने पर छात्रों की आलोचना करने से उनकी सृजनात्मक शक्ति का ह्रास होता है। छात्रों के प्रयोग करने, नए विचार लाने, अन्वेषण करने, प्राकल्पना अथवा किसी विशिष्ट समस्या से संभावित समाधानों की कल्पना करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा जांच करने की भावना का विकास, अनिश्चितता को सहना, अनुमान करने में सहायता देना आदि से चिंतन को एक निश्चित गति मिलती है। सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना, छात्रों के सृजनात्मक प्रयासों की सराहना करना, अंतर विषयी प्रकृति वाली क्रियाओं का सुझाव देना या करने के अवसर देना, या फिर कल्पना शक्ति को उद्दीप्त करने वाली शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना, और दोस्तों समय से पूर्व मूल्यांकन करने से रोकना। ये सभी आपने पढ़ा है कि प्रभावी शिक्षण के लिए कौन कौन से उपयोगी तथ्य रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए शिक्षण और शोध अभिवृत्त खंड के अंतर्गत शिक्षण अध्याय में आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है आप जान लीजिए कि शिक्षण की विधियां, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा के शिक्षण खंड, शिक्षण अभिरुचि खंड और साथ ही साथ नेट जेआरएफ यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ANTE द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है उसके शिक्षण अभिरुचि खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।